आज नहीं रहा तो भी ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आगे भी ठीक रहेगा। थोड़ा सा कर लेते हैं इनके सर नाम। हमारे तो नहीं आ रहे एग्जाम। आपके में सर हमारे एग्जाम नहीं हो रहे थे ऐसे। आप केवी 1 में क्या? Yes. आपको नहीं होगा। The French Revolution. The French Revolution. Okay. नमस्ते बच्चों। हाउ नेशनलिज्म रोज इन यूरोप फ्रॉम डायनेस्टी फ्रॉम द। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में नेशनलिज्म आया। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से देखेंगे कि लोगों ने कैसे इसके लिए रिवॉल्व किया और नेशनलिज्म आया। फ्रेडरिक सेरिन ने एक पेंटिंग दिखाई, नेशनलिज्म गेन कर अच्छा, लिया। अब जरा देखो। लुई 16 कर रहा है सबसे दूसरे पहले कंट्रीज को नेशनलिज्म गेन करने के लिए। फ्रांस में बहुत पहले रिवॉल्यूशन नेशनलिज्म ये दिखाया गया है कि फ्रांस में लुई 16 राजा बना। सबसे पहले क्या हुआ? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की सबसे बड़ी घटना क्या है? वैसे तो बहुत सारे लुई हुए, लेकिन 1774 में कौन राजा बना? लुई 16। 1774। ये देखिए कि ये दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, और ये इंग्लैंड, ये यूरोप है। और यूरोप में ये जापान हो गया, ये इंडिया हो गया, और ये यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है? अफ्रीका हो गया। तो यहाँ पर फ्रांस है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज फ्रांस। और यहाँ पर क्या है? दैट इज जर्मनी, और ये रशिया है। यहाँ फिनलैंड, नीदरलैंड, यहाँ ग्रीस है, और यहीं पर एक इटली भी निकला हुआ है ऐसे। ये अफ्रीका। समझ में आ गई बात? तो हम फ्रांस की बात कर रहे हैं। अच्छा, फ्रांस के ठीक बगल में यहाँ पर तो हमने क्या बताया, बताओ? जर्मनी। अच्छा, यहाँ पर क्या है? क्या ये ऑस्ट्रिया एंड हंगरी है? ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। तो जो फ्रांस था, तो फ्रांस में क्या होता था कि इट वाज द लुई 16, ये बूर्बो डायनेस्टी का था। कौन सी डायनेस्टी का था? जैसे मुगल शासन होता है कि नहीं, मुगल डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, अलग अलग राजवंश चलते रहते हैं। तो ऐसे ये कौन से डायनेस्टी का था, बताओ? तो नाउ द लुई 16 वाज ऑफ बूर्बो डायनेस्टी, बोरबॉन डायनेस्टी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर चलता था हैब्सबर्ग एम्पायर। यहाँ कौन सा साम्राज्य था? हैब्सबर्ग एम्पायर। लुई 1 से, लुई 1, 2, 3 से लेकर 16 तक हुए। 16 के समय में ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने राजा के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। क्या भला लोग भी राजा के विरुद्ध आक्रमण करते हैं? ऐसा तो ना कभी देखा ना सुना। अगर हिस्ट्री को 2 भागों में विभाजित किया जाए तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक बीच की घटना है जो हिस्ट्री को ठीक ठीक हाफ करती है। उसके पहले की हिस्ट्री और उसके बाद की हिस्ट्री, ये इतनी बड़ी घटना है। क्योंकि कभी आपने सुना है कि लोग राजा के महल पे आक्रमण करके हथियार लूट लें? ऐसा इंडिया में तो कभी नहीं सुना गया। ये चीज़ यहाँ हुई।
और इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में नेशनलिज्म आ गया इसी घटना से। तो हम इसको ध्यान में रखें, ठीक है। हिस्ट्री सारी बदल गई है, लेकिन ये इसलिए नहीं बदली क्योंकि दिस इज द एक्सेल ऑन विच ऑल हिस्ट्री इज डिपेंडेंट, इसी पे सब टिकी है, इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो लुई 1 से लेकर लुई 15 तक राजा बनते रहे, लेकिन ये 15 और 16 ऐसे राजा थे कि इन्होंने क्या किया कि अपना जो वर्सलीस का पैलेस बनवा लिया, सोने का महल। पहले लोग जो रहते थे वो ट्यूलरीज के महल में रहते थे, वो एक औसत महल था, लेकिन लुई 15 है उसने कहा नहीं, ये महल हमारे हिसाब से नहीं, सोने का बनवाएंगे। उसने सोने का ना, इतना ज़्यादा लीजर्स थे, तो वहाँ पर इतनी एमिनिटीज थी, शानो शौकत थी कि उसके लिए उसने कहा कि लोगों से तुम अपना टैक्स डबल करो। लोगों ने कहा ऐसे कैसे हम डबल कर दें, हर चीज़ का दाम उसने डबल करवा दिया। गेहूँ तो लोगों को खाने के लिए फिर दिक्कत हो जाएगी, तो उसने क्या किया, पहले तो अपना महल बदला। अभी हम आपको महल दिखाएंगे, वो देखने से ही लगता है कि ऐसा महल है। $2000 पर डे का अभी रुकने का खर्चा है। कोरोना के टाइम पे भी उसकी कीमत जो थी $500 पर डे की, वो सबसे सस्ती कीमत पर डे, अभी दो, ठीक है कि नहीं। तो वो अभी हम देखेंगे। तो हम देख रहे हैं, बोलो जो लुई 16 था वो किस डायनेस्टी का था? उसने कहाँ की राजकुमारी से शादी? ऑस्ट्रिया हंगरी की। तो वो कौन सा एम्पायर था? हैब्सबर्ग। कौन सा एम्पायर था? हैब्सबर्ग एम्पायर की राजकुमारी मैरी एंटोइनेटी से उसने शादी की। अब ये देखो, ये लुई 16 है, तो इसने आपको मालूम है टैक्स बढ़ा दिए, तभी तो लोगों ने रिवोल्ट किया। उसी रिवोल्यूशन की अब हम बात करेंगे, क्यों बढ़ा दिए। एक रीजन में क्या बताया उसने, अपना वर्सलीस का पैलेस, उसको क्या कहते हैं बताओ? पैलेस ऑफ वर्सलीस। और उसने पहले कौन सा पैलेस था उसका? ट्यूलरीज। ट्यूलरीज में नहीं रह रहा था, कह रहा था हम वहाँ नहीं रहेंगे, हम नए महल में रहेंगे। वर्सलीज में आ गया, तो उसके लिए बहुत खर्च करना पड़ा। और दूसरी चीज थी कि उसने यहाँ पर जो इंग्लैंड है, ये ब्रिटिश एम्पायर था, यहाँ पे कौन था? तो ब्रिटिश ने क्या किया बताओ? ब्रिटिश ने इसमें अटैक किया और यहाँ की अपनी 13 कॉलोनीज बना ली। क्या बना ली? 13। जैसे इंडिया में नहीं उपनिवेशवाद किया था, कॉलोनीज बना ली थी, यहाँ भी बना ली। अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका, तो अमेरिका में इसने कॉलोनीज बना ली। फिर फ्रांस ने क्या किया बताओ? उनकी हेल्प करके उनको छुड़वा लिया। लेकिन ऐसा करने के लिए उसने 2 बिलियन लिब्रे अपने यहाँ के सब इंडस्ट्रियलिस्ट से लिए, उद्योगपतियों से। उसने कहा हमको दे दो और मैं उनको आज़ाद करके तुमको दिलवा दूंगा। लेकिन देगा कहाँ से? टैक्स बढ़ा के। जब लोगों पे टैक्स लेगा तभी तो उनको देगा। उसका पूरा खजाना ही खाली हो गया लड़ाई झगड़े के चक्कर में। और 2 गलती की। एक तो उसने क्या किया बताओ कि इनको खाली करवाया, दूसरा महल बदल लिया। अच्छा, उसकी जो वाइफ थी मैरी एंटोइनेटी, वो बहुत बैड एडवाइजर थी, वो अच्छी सलाहकार नहीं थी। उसने इसको चौपट करवा दिया और फ्रेंच में रिवोल्यूशन करा। तो हम उसके बाद जाओ देखो। सो ये लुई 16 है, गेन कर लिया था। लुई 16 74 में वहाँ राजा बना। ये देखो। सो लुई 16 क्या हुआ बताओ? लुई 16 was crowned as king of, कहाँ का किंग? फ्रांस। अब देखो, फिर अब आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है, फ्रांस का राजा बन गया, फिर उसने शादी कब की होगी? जब फ्रांस का किंग बना तो उस समय उसका खजाना खाली था, द ट्रेजरी वाज एम्प्टी, है ना। तो फ्रांस का किंग लुई 1 से लुई 16 तक लगातार राजा बनते रहे। लुई 18 इनकी बूर्बो डायनेस्टी का लास्ट किंग। 18 तक ही चल लुई रहा है। 16 ने ऑस्ट्रिया की हैब्सबर्ग एम्पायर की क्वीन से शादी की, जिसका नाम मैरी एंटोइनेटी। ये देखो, सो ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर की ये प्रिंसेस थी, जिससे लुई 16 ने मैरिज की। ये देखो। सो ही मैरीड 2 प्रिंसेस ऑफ, कहाँ की? ऑस्ट्रिया। मैरी एंटोइनेटी,
इसने मैरी एंटोनिटी से शादी कर ली। अब देखो आगे का, ये ग्रैंड प्रोसेशन है, द प्रोसेशन ऑफ मैरिज जहाँ बिटवीन इन दोनों की लुई शादी हो रही है। एंटोनिटी। These were two different dynasties. दिस इज लुई 16। लुई 16 प्रिंस पैलेस ऑफ वर्सलीज में रहता था, जो बहुत भव्य महल था। ये वर्सेस में रहता था और कि नहीं? मैरी दिखाएंगे। एंटोनिटी के 3 बच्चे ये थे। तीनों बच्चे। सो दीज वर, ये एक सलाहकार भी थी जो लुई 16 को सलाह देती रहती थी। लेकिन अच्छी पैलेस ऑफ वर्सलीज वाज एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट। ये एक्स्ट्रावेगेंट था, इसमें सोने के सिक्के चलवा दिए। सोने के सिक्के के लिए भी पैसे चाहिए, तो अब इसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते थे जो पब्लिक को टैक्सेस के तौर पर ये देते क्या दिखाया गया है? थे। उस समय फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज को फ्री कराया ब्रिटिश से। ब्रिटिश ने उस पर कब्जा कर रखा था। तो 13 और कॉलोनी अंत फ्री में कराई? ब्रिटिश आर्मी को इवैक्यूएट यहाँ से करना हटवा दिया, यहाँ पड़ा। से। इससे चलो। 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज फ्रांस पर आ गया था। अब देखो, ही हेल्प, उसने क्या किया बताओ? He helped French हाँ, he helped, अमेरिका। उसने किसको किया? ठीक है, he helped अमेरिका, या he helped Americans to free 13 colonies. Americans, तो उसने अमेरिकन की हेल्प की टू फ्री 13 कॉलोनीज। कहाँ, किससे आजाद कराई? फ्रॉम ब्रिटिश। हमने तो अपनी लड़ाई खुद लड़ी, लेकिन अमेरिका की लड़ाई किसने लड़ ली? फ्रांस ने। तो हमारी लड़ाई तो हम लोगों ने अपना खून बहा के आज़ादी पाई है, उन्होंने ऐसे पाई फ्रॉम ब्रिटिश। तो इसकी वजह से क्या हुआ? सो ड्यू टू दिस 2 बिलियन लिब्रे। लिब्रे क्या है? क्या ये वहाँ की करेंसी थी फ्रांस की? सो ड्यू टू दिस देयर वाज ए डेट। डेट का मतलब कर्ज, ठीक है? और फ्रांस पर एक कर्ज आ गया। कितने का कर्ज आ गया? ऑफ 2 बिलियन लिब्रे। 2 बिलियन लिब्रे। लिब्रे वहां की करेंसी है, और बिलियन में 10 to the power 9 जीरो होते हैं। इतने रुपए का कर्ज आ गया। तो आप समझ लीजिए कितने का कर्ज आ गया। समझ में आ गई बात कि नहीं? ना, अब जरा देखो, नाउ फ्रांस वाज इन डेब्ट। उस कर्ज को पूरा करने के लिए उसने असेंबली ऑफ स्टेट्स जनरल की मीटिंग ये बुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने ये असेंबली ऑफ स्टेट जनरल की मीटिंग बनाई, जो कि पैलेस ऑफ वर्सलीज में बुलाई गई, जो एक भव्य महल था। सो उस महल में उसने सबको बुलाया। कौन सी मीटिंग बुलाई और कब बुलाई? ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज अ मीटिंग कॉल्ड। सो अब उसे तो कर्ज चुकाना था ना लोगों को, तो क्या उसे टैक्स बढ़ाने थे? क्या ये मीटिंग 110 साल बाद बुलाई गई थी? इतने साल बाद। क्यों? क्योंकि अभी तक किसी राजा ने कोई टैक्स बढ़ाया ही नहीं था, और ये अब सीधा क्या करना चाहता था? क्या टैक्सेस को डबल करना चाहता था? तो इसलिए उसने मई 1789 में ये मीटिंग बुलाई। तो कौन सी डेट है इसे बताइए जरा। तो 5 मई 1789। On 5 May 1789 he called a meeting। यानी अपने राजा बनने के कितने साल बाद? 15 साल बाद। He called a meeting of या असेंबली ऑफ स्टेट जनरल। क्या किसको बुलाया? देख लो, he called this meeting of स्टेट जनरल। असेंबली ऑफ, इसका क्या मतलब है? ये देखो, स्टेट जनरल का क्या मतलब है कि वहां, हाँ बोलो बेटा। Sir, in that meeting, 3 estates were there. First was of clergy, then nobility, and then हाँ। the third estate was divided into 3 parts. First was of businessmen. हाँ सही है, दैट इज बिग बिजनेसमैन जो थे। फिर उसके बाद peasants, हाँ and पीजेंट्स थे, और फिर जो थर्ड में थे वो लैंडलेस लेबर थे, वो सारे थे। ये बात सही है। तो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। द फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स,
और उसके जो जनरल्स थे, यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव को जनरल कहा गया, उन सबको बुला लिया कि सब लोग आ जाए तो टैक्स बढ़ाया जाए। तो फ्रांस कितने में डिवाइड था? फ्रांस सोसाइटी was divided into 3 states, जैसा कि नोएल ने बताया। पहला कौन था? क्लर्जी। और सेकंड कौन था? नोबेलिटी। और तीसरे में कौन थे? हाँ, ये चीज है। तो इसके 3 स्टेट्स है। जो थर्ड स्टेट थी, ये फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट स्टेट, ये सेकंड स्टेट है और ये थर्ड स्टेट है। थर्ड स्टेट में भी 3 पार्ट थे। एक तो जो बिग बिजनेसमैन थे, और उसके बाद दूसरा कौन है? श्रेया देख के बताओ। मैन, वो सेकंड में आता है। और थर्ड में कौन आता है? आर्टिजन। Small peasants and labor तो दैट इज पीजेंट्स, इसमें लेबर आ जाएंगे और स्मॉल पीजेंट्स जो टैक्स नहीं देते थे। समझ में आई बात कि नहीं? थर्ड स्टेट में भी जो हैवी टैक्स पेयर थे वो कौन थे? बिग बिजनेस और भी जो लोग आते हैं। समझ में आ गई बात? तो सबके लोगों की उसने मीटिंग बुलाई, जिसमें से उस टोटल मीटिंग में 300 लोग थे क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब समझते हो? पादरी लोग, जैसे फादर जो चर्च में रहते है ना, प्रीस्ट, दैट इज प्रीस्ट, वो चर्च के लोग। और ये होते हैं दरबारी लोग, जो क्या होते हैं? किंग और उसके सामंत लोग जो होते हैं, हाँ, जो किंग एंड इट्स फैमिली होंगे, या जिसको उसने कुछ ना कुछ अथॉरिटी दे रहा है। तो ये दोनों लोग क्या इस समय टैक्स पे करते थे? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स वर नॉट पेइंग टैक्सेस एंड ऑल द टैक्सेस वर गिवन बाय थर्ड स्टेट एंड इट इज एंजॉयड। जो टैक्स का पैसा आता था उससे कौन लोग एंजॉय करते थे? इनके पास कितना भी पैसा हो, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता। और जो नीचे वाले कमाते थे तो उनको, यहाँ तक फ्रांस में नौबत आ गई थी, जितनी फसल होगी 60% तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तभी तो लोगों ने कहा कि अपनी फसल का 60% उनको दे दो, 1 रुपया ना लगाए दरबारी। और यहाँ हम अनाज लगा रहे हैं, उसमें खाद डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, मेहनत का 60% सीधा दे दो। तो इसलिए उन लोगों ने रिवोल्यूशन किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वर नॉट पेइंग टैक्सेस, और थर्ड स्टेट क्या करती थी? स्टेट पेज टैक्सेस। अच्छा, इतनी बात हो गई। अच्छा, 3, अब जो हमारी असेंबली ऑफ स्टेट जनरल थी, इसमें 300 मेंबर किसके थे? ऑफ फर्स्ट स्टेट, और प्लस 300 मेंबर ऑफ सेकंड स्टेट, और प्लस 600 मेंबर किसके थे? ऑफ थर्ड स्टेट। ये थे। अच्छा, इसके अलावा राजा के भी एक वोट होता था। अगर राजा कहेगा बोलो टैक्स बढ़ाना है, तो क्या ये 600 लोग कहेंगे कि बढ़ाओ? ये 600 लोग कहेंगे हाँ बढ़ाओ बढ़ाओ, हमें और पैसा मिलेगा। और राजा का भी एक वोट है, वो भी कहेगा। तो जीतेगा कौन? अल्टीमेटली 601 वोट हो गए, जीत जाएंगे। ये तो नहीं जीत पाएंगे। ये 600 हैं, इनका 600 और एक राजा का वोट, तो कितने हो गए? क्या 601 हो गए? जीती। तो ये लोग, अब इन्होंने जब प्रस्ताव रखा इस असेंबली में, क्या हमें टैक्स बढ़ाना चाहिए, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि आगे की बात सुनो जरा। उसने ये प्रस्ताव रख दिया जिसमें क्लर्जी, नोबिलिटीज और थर्ड 89 में रख दिया बिजनेसमैन और दूसरे हायर टैक्स पेयर थे। तो नेशनल असेंबली की बैठक यहाँ दिखाई जा रही है, जो कि पैलेस ऑफ वर्सलीज में बुलाई गई, उसके खुद के महल में। So this is Palace of Versailles and this National Assembly meeting is going on in 1789. बुक में ये फिगर बना हुआ है, जिसमें 300 लोग दोनों तरफ बैठे हैं और 600 लोगों को बैठना नहीं है, वो खड़े हैं, उनको बैठने के लिए सीट नहीं है। तो 600 सीट्स हैं, और बाकी जो 600 लोग हैं थर्ड स्टेट के, वो क्या हैं? सिर्फ खड़े हुए हैं। इस मीटिंग में बुक में भी दिखाया गया है, आप पीछे भी देख सकते हैं, पीछे के फिगर में भी मिल जाएगा। ये दिखाया गया है कि नहीं? ये देखो
संख्या क्या दिखाई जा रही है, जो कि पैलेस ऑफ वर्सलीज में बुलाई गई, उसके खुद के महल में। दिस इज पैलेस ऑफ वर्सलीज एंड दिस नेशनल असेंबली मीटिंग इज गोइंग ऑन इन 1789। 1789 में मीटिंग हुई। नाउ आप देखो, इसमें हम देख रहे आप हैं क्या देख रहे हो? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, क्या फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग बैठे हुए हैं? Yes. तो ये आमने सामने बैठे हुए हैं, और ये जो खड़े हुए हैं ये कौन है? Third थर्ड स्टेट के लोग थे। और ये जो नीचे वाले थे स्मॉल पीजेंट, इन्होंने 40,000 खत पकड़ा दिए, मेरे लेटर्स ले जाओ, राजा को दिखा देना कि हम लोग बहुत मुसीबत में हैं, टैक्स मत बढ़ा। तो उन्होंने वो टैक्स उठा के वो लेटर्स उठा के रख दी कि टोकरी, अभी पढ़े तो गए नहीं, 40,000 लेटर कौन पढ़ेगा, और बोले टैक्स बढ़ाया जाए। तो अब वहाँ पर क्या हुआ कि जो मीरा बियू था, तो उसने इसका विरोध किया। वो खुद नोबेल फैमिली का था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि लोगों पे अननेसेसरी इतना भार पड़े। तो उसने नेतृत्व किया, उसने कहा नो, वी विल क्विट एंड वी विल नॉट वोट, टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसे करके वो उठ के चला। अब जरा देखो यहाँ इसके लोग तो बैठे हुए हैं और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए हैं। 90% मेंबर्स थर्ड स्टेट के थे, बाकी फर्स्ट और सेकंड। जरा देखो उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था कि आप देखो, फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आ रहा है, सेकंड स्टेट में नोबेलिटी, और थर्ड स्टेट में क्या क्या आ रहा है? बिग बिजनेसमैन, व्यापारी, कोर्ट, जो जज लोग थे, लॉयर्स, उनको बहुत पैसा था, पीजेंट एंड आर्टिजन, जो कलाकार थे, कोई चीज खुदाई करते थे, श्रमिक लोग, और स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर सर्वेंट, वो सब किसमें आते थे? थर्ड स्टेट 3 पार्ट में गए, 3 डिविजन्स हैं। तो सबसे ऊपर कौन है देखो? बिग बिजनेसमैन, नो। तो आपने देख लिया कि इसमें जो टैक्स पेयर थे वो बिग बिजनेसमैन थे, और जो पीजेंट्स थे वो 3 दिन के वेतन के हिसाब से टैक्स देते थे। यानी वोटिंग के राइट्स सिर्फ उन्हीं को थे जो 3 दिन के लेबर, जैसे एक दिन की आजकल लेबरी 700 रुपए है, एक लेबर एक दिन बुलाओ, जैसे घर के लिए कितना है
जो 2100 रुपए खजाने में जमा करेगा उसको ही वोटिंग के राइट। और ये लोग मिलकर बोलो कितने लोगों को इलेक्ट करते थे? 50,000। कितने लोग इलेक्ट करते थे? जब 50,000 को ये इलेक्ट करते थे, वो 50,789 को इलेक्ट करते थे, वो वही इनके असेंबली बनते थे। देखो पेज कौन सा है, यहाँ पे देखो, ये देखो। तो दो तरीके से की जाए। कौन सा पेज है? पेज नंबर 10 निकालो। पेज नंबर, हाँ, पेज नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? पेज नंबर 10 में लिखा हुआ है कि इनके एक्टिव सिटीजन थे, जो वोटिंग देते थे, वो उनको क्या कहते थे? एक्टिव सिटीजन। जो 3 दिन के वेतन के हिसाब से राजकोष में 2100 रुपये जमा कर दिया या उससे ज्यादा जमा किया, उनको वोटिंग के अधिकार नहीं। उतना कमाते तभी तो जमा कर रहे हैं। और बाकी और बहुत सारे ऐसे सिटीजन थे जो क्या थे? पैसिव सिटीजन। 3 मिलियन मैन थे और बाकी वुमेन और बच्चों को तो वोट का अधिकार ही नहीं था। 3 मिलियन पैसिव थे और कितने थे बोलो? 4 मिलियन कैसे थे? पॉपुलेशन 28 मिलियन की टोटल पॉपुलेशन थी और उसमें से 4 मिलियन का मतलब समझते 40 लाख लोग। 4 मिलियन कितने होते हैं? 40 लाख लोग हैं। और 28 मिलियन का मतलब 2 करोड़ 80 लाख थे, उसमें से 40 लाख लोग वोट देते थे। वो जिसको वोट देते थे कितने लोगों को चुनते थे बताओ? 50,000। देखो उसके ठीक ऊपर देखो 50,000 लिखा है। और फिर वो 50,000 किसको चुनते थे? उनकी जो असेंबली बनती थी वो नेशनल असेंबली। अब ये जो मीरा बियू यहाँ से निकल के जाएगा ना, वो कहेगा हम नहीं मानते जनरल असेंबली को। किसको नहीं मान रहे? कह रहा है कि ये स्टेट असेंबली, जनरल असेंबली धोखा है, ये हम थर्ड ग्रुप वालों के साथ अत्याचार करती है। हम एक नई असेंबली बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे नेशनल असेंबली। फिर उसके लिए चुनाव हुआ, उससे लोग चुन के गए, 789 चुन के गए, तो उसका जो भी मेंबर बना, ठीक है कि नहीं? तो मीरा भी वहां से निकल के चला गया। समझ में आ रही बात आपको कि किस तरह से हुआ? अच्छा, वहां जो कोर्ट था वो इंडिपेंडेंट था। जज को इंडिपेंडेंटली देखते, राजा नहीं देखता सकता, तो जज एक इंडिपेंडेंट। जुडिशरी अलग संस्था थी और उसी वजह से उसने लुई 16 को गुलोटिंग कर दिया। समझ आई बात है? जब अपराधी पहले जज अलग था तभी तो कर पाएगा। अगर राजा नहीं चुना होता तो क्या कर देता? नहीं कर सकता था। तो इस तरीके से अब हम आगे देखेंगे। ये तो हमारा उस समय का जो सोसाइटी का कंपोजिशन है। अगर पूछा जाएगा तो ऐसे ही लिखना है आपको। आगे देखो, थर्ड स्टेट में भी जो बिग बिजनेसमैन थे उन्हीं को आने दिया गया, पीजेंट्स और आर्टिजन्स को नहीं आने दिया गया। तो थर्ड स्टेट के लोग टैक्स पे करते थे और उसका लाभ। फर्स्ट स्टेट ये दिखाया गया है, ये जो क्लर्जी था उसकी पोशाक ऐसी थी, फिर जो नॉबिलिटीज थे उनकी ऐसी पोशाक थी, और थर्ड स्टेट कुछ अलग तरीके से पहनते थे। आगे फिर से दिखाया जाएगा। यानी पोप और चर्च के लोग, और सेकंड स्टेट यानी नॉबिलिटीज, सामंत, दरबारी और राजा लोग उठाते थे। ये इस तो तरीके आपको से बता दिया कि third state पूरे में क्या है। यूरोप में लगभग ऐसा ही सिस्टम, सब जगह यही था। आगे 10th में भी यही दिस हिस्ट्री। इज द ड्रेस कोड ऑफ वेरियस स्टेट्स पर्सन, नॉबिलिटी और चर्च, नॉबिलिटीज एंड द थर्ड स्टेट पर्संस। ये क्या दिखाया जा रहा है? टैक्स में दबा हुआ ये था। दिखाया जा रहा है कि ये थर्ड स्टेट एक बूढ़ा आदमी है जो इन दोनों उसके ऊपर चढ़े होकर उसका मजे ले रहे हैं और आराम से वो बेचारा दबा जा रहा है, उस गरीब आदमी। तो थर्ड स्टेट की स्थिति कुछ ऐसी थी कि वो सारा उनका खर्च वहन करता था और वो पूरा लोड उठाता था फर्स्ट और सेकंड स्टेट की लीजर राइट। नाउ अब देखो थर्ड ना। स्टेट के लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया जनरल स्टेट असेंबली के बैठक में, और वो वहां से वॉक आउट कर गए और वहां से फिर वो पास के ही टेनिस कोर्ट में चले गए जो पैलेस ऑफ वर्सलीज के पास था, और वहां पर एबे सही और मीरा बियू दो लोग थे। एबे सही एक फिलोसफर था, दार्शनिक था, उसने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, उनके नाम आएंगे अभी हम बताएंगे, वो भी पूछे जाएंगे, यानी ऑप्शनल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो दो लोग वहां से निकल गए और उन्होंने नेतृत्व किया थर्ड स्टेट का। वोटिंग नहीं की, एबे सही और मीरा बियू। तो अगला पॉइंट क्या है कि नाउ देखो, एबे सईस एंड मीरा बियू, दे हैव, वो एब्डिक्टेड, द एब्डिक्टेड मतलब छोड़ के चले गए, सो लेफ्ट द वोटिंग। और उसी समय वो कहाँ चले गए बताओ? एंड
गॉन टू नियर बाई, वहां पर एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, तो टेनिस कोर्ट में चले गए। अच्छा, वहां जाने के बाद उन्होंने बोला कि हम इनको नहीं मानते और अब हम जनरल असेंबली नहीं मानते, इसको कट करो और मैं अब क्या बनाऊंगा, नेशनल असेंबली। दे फॉर्म द नेशनल असेंबली, जिसकी हम बात कर रहे हैं 789 मेंबर थे, तभी से चुनाव शुरू हुआ। ये अगले पेज की बात है, आगे की बात है। सो दे फॉर्म, और उन्होंने ट्राई कलर फ्रेंच वो फ्लैग निकाल दिया। बोला हम लुई 16 का तिकोना फ्लैग नहीं मानते, राजा लोग का तिकोना होता था ना ट्रायंगुलर, हम अपना एक रेक्टेंगुलर मानेंगे। और नेशन का कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो उन्होंने अपना ट्राई कलर फ्रांस का, जिसमें नीला रंग था, लाल रंग था और सफ़ेद रंग, 3 रंगों का उसने ये बनाया। तो इन्होंने क्या किया, दे फॉर्म नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली का गठन कर दिया। और जब नेशनल असेंबली बन गई तो नेशनल असेंबली एंड डिक्लेयर्ड ट्राई कलर, कौन कौन से कलर थे बोलो, रेड व्हाइट और ब्लू कलर थे ऑफ फ्रांस, है ना। अभी देख लेंगे कौन कौन सा, रेड व्हाइट नीचे था, सबसे लास्ट में था, वो चेक कर लेंगे। यानी उनका ऐसे ऐसे था, है ना। हम लोगों में ऐसे ऐसे होता है, उनका ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, तो वो देख लेंगे कि किस ऑर्डर में था, ठीक है। पहले ब्लू था, फिर रेड, फिर येलो, ब्लू और रेड और फिर, अच्छा इन्होंने फिर क्या किया, ये जो थी वो क्या थी बताओ, जो लुई 16 के अंडर में वहां चल रहा था राज्य, ये मोनार्की थी। क्या थी, मोनार्की समझते हो, राजा का शासन, मोनार्क राजा को कहते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और राजा उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। संविधान हम लिखेंगे, राजा तुम ही रहोगे, लेकिन इसके हिसाब से मानना पड़ेगा, तुम्हारा रूल नहीं चलेगा। समझ में आ गई। सो दे हैव ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने लिखा। उन्होंने क्या किया बोलो नेशनल असेंबली में, दे हैव ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन and appealed the king that please follow this constitution and obey constitutional monarchy। हम constitution बनाएंगे नेशनल असेंबली में, तुम उसे फॉलो करना, लेकिन तुमको एक वीटो पावर देते हैं, तुम जब चाहो नेशनल असेंबली को भंग कर सकते हो, यू कैन डिसमेंटल इट, फिर से चुनाव होगा। तो अब जब भी वो लोग कहते थे राजा से किसको मानो, वो कहता था भंग, जाओ तुम लोग चाहो डिसमिस को, फिर से चुनाव लो। उसने 2 साल में 18 बार इनको डिसमिस, 2 साल में 18 बार कम होता है, वो बेचारे चुनाव ही लड़ते रहे पूरे समय। तो जब भी वो कोई नियम बनाने को, तो क्या नेशनल असेंबली का कोई मीनिंग है क्या, जब तुम राजा को वीटो दे रहे हो, जिसे नियम मानना है वही तुम्हें ही भंग कर सकता है, तो कोई मतलब रहा। तो इसलिए नेशनल असेंबली सक्सेसफुल नहीं। ऐसा हमारे पेज में दिया गया, किसमें, कि वो चाहे तो भंग भी कर सकता था, इसी में दिया, ये देखो वीटो लिखा है, इनका इस पे कंट्रोल था इसी में, उसी फिगर में देखो। तो उस फिगर में क्या दिया गया बताओ, कि जब नेशनल असेंबली बन गई तो सबसे नीचे कौन थे बोलो, क्या पैसिव सिटीजन थे, पैसिव सिटीजन, तो वो कितने थे, 3 मिलियन। और फिर चिल्ड्रंस एंड वुमेन भी थी, और उनके ऊपर कौन थे, एक्टिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन जो कि 4 मिलियन थे आउट ऑफ 28 मिलियन। ये जो इलेक्ट करते थे वो कितने लोग थे, 50,000 को क्या कहते थे, क्या, इलेक्टर्स। तो इलेक्टर्स, और वो इलेक्टर्स किसको चुनते थे, 789 है, 745 मेंबर्स, 745 मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली को चुनते थे। अच्छा, वो किसको कंट्रोल करती थी, किंग को। किंग वही रहता था, किंग को चुनती नहीं थी, बस वो कंट्रोल करती थी। और किंग क्या करता था, वो उसे भंग कर सकता था।
कह रहे हैं हम तुम्हें नहीं मानते, जाओ फिर से चुनाव लड़ो। और एक चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है, सब लोग फिर से आएंगे चुनाव, है ना, तो ये कंप्लेन करेंगे। अच्छा, ये और किसको इलेक्ट करते थे? मिनिस्टर्स को। अच्छा, ये लोग मिलके और किसको इलेक्ट करते थे? जज। तो ये पूरा कंपोजिशन था। हाउएवर लुई 16 ने कहा नहीं, हम ये सब कुछ नहीं मानते। इसके पहले की बात है, जब उन्होंने कहा कि अब ठीक है इसके हिसाब से चलो, उसने कहा नहीं, आई विल नॉट फॉलो। फिर वहाँ के लोगों ने जब ट्यूलरीज और इन सब पे आक्रमण किया, उसने कहा हम मानेंगे। अब अगली कहानी, ऐसे कोई राजा मान लेगा कि मैं मोनार्किस्ट ठीक है, अच्छा अब इससे चलेंगे, ऐसा कोई मानेगा क्या? अच्छा कागज का राज्य चलेगा, वो क्यों मानेगा तुम? नहीं। तो अब देखो कैसे वो मानने को तैयार है। तो लोगों ने बास्तील की जेल पर अटैक कर दिया। अब वो कब किया? ये सबसे बड़ी घटना, बास्तील की जेल पर। तो जब जेल पे अटैक करके सारे हथियार लूट लिए लोगों ने, वो भी फोर्ट्रेस था। हाँ, राजा ने पहले सेना दे दी थी, लोगों ने आपका फैसला दी थी कि वो उनको मार रहा है। हाँ, ये भी तो बात। 7,000 लोग इतने से हो रहे थे। हाँ, हाँ। तो अब देखो, जैसा दिव्या बता रही है, सो लेट अस सी कि अब इसके आगे क्या हुआ, कैसे मोनार्की से और कॉन्स्टिट्यूशन बना। मिराबियो ने ये ओथ ली कि जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, ये 20 तब तक जून को वो नेशनल नहीं असेंबली बनी। बैठेंगे। कब बनी? उन्होंने, बोलो। इस असेंबली का नाम नेशनल असेंबली 20 दिया। जून अब एक नेशनल असेंबली बन गई। और ये कब हुआ था? 5 मई। तो मतलब थोड़ा समय लगा, उसी एक दिन में नहीं बनती है, धीरे धीरे फ्रेम हुआ, ड्राफ्ट हुआ। मिराबियो भी एक नोबेल ठीक है? पार्टी का था, ये डेट जो है। कि सरकारी सुख सुविधाओं को नहीं लेता था और वो एक रिवोल्यूशनिस्ट था। ये पेज निकालो। उस समय फ्रांस में एक ऐसा दौर चला था, फेमाइन आ गई। एक तो बारिश कम हुई, सूखा पड़ गया और लोगों के पास पैसे नहीं था खरीदने के लिए। तो इससे क्या हुआ बताओ? That is subsistence crisis, यानी पूरा अभाव का ही। Subsistence का मतलब चीजों का अभाव, समझ आई बात की नहीं? तो subsistence crisis में क्या हुआ कि जो लेडीज थी उनको घर में 4-4 घंटे वो बेकरी में लाइन लगाई रहती थी, उन्हें ब्रेड मिला। यूरोप में ब्रेड कोई नहीं बनाता है, वो इतना बड़ा टुकड़ा होता है, उसमें तोड़ के 1-1 किलो रखते थे, मिले थे तोड़ के। तो ब्रेड के लिए उन्हें क्या राशनिंग हो गई। तो कोई को गेहूं नहीं मिलता था, बाजार में गेहूं नहीं मिलता था, राजा जो देगा उसी से, ब्रेड ही से सबको ब्रेड मिलता। तो ये चीज होती थी। तो इतने समय में लोग फिर एजिटेट हो गए कि क्या इतने समय तक करना पड़ रहा है, और वहाँ पर हर चीज का दाम भी बढ़ने, इससे लोगों में एक वो हुआ कि अब रिवोल्ट। तो ये एक रीजन था। देखो ये तुम्हारी बुक में बना हुआ है कि सबसिस्टेंस 21 पेज पे पेज नंबर निकालो। ये कि पहले एक तो बैड हार्वेस्ट हुई, फिर बैड हार्वेस्ट के बाद क्या हुआ देखो जरा, दूसरे उसे में फिल कर लो जिसके में नहीं है। तो सोसाइटी मतलब स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन। फिर देखो एक बैड हार्वेस्ट हुआ, फिर उसके बाद जब फसल नहीं होगी तो क्या होगा बोलो? रेन नहीं होगा ना। तो एक पूरा सीक्वेंस है, बैड हार्वेस्ट, स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन्स, अनाज की कमी हो गई। अब उसके बाद क्या होगा बोलो? राइजिंग फूड प्राइसेस। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा? द प्रोटेस्ट। जो इसका मतलब है जो पुअर है वो ब्रेड नहीं खरीद सकते थे, तो जो पुअरेस्ट थे कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड। फिर क्या हुआ? इसी को सबसिस्टेंस फ्रूट क्राइसिस चार्ट कहा जाता है। तो अब जरा देखो, फिर ये सब एक दूसरे के बाद अपने आप होते जाते हैं। तो लोगों में वीकर बॉडीज हो गई। भाई जब खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा बताओ? कि लोग कमजोर नहीं पड़ जाएंगे, तो वीकर। फिर क्या रोग भी होंगे, उनमें बीमारी फैल जाएगी। और उसके बाद क्या हुआ? क्या खाने के लिए दंगे होने लगे, फूड राइट्स। और दंगे होने के बाद फिर क्या होगा? राइट्स से क्या होगा बोलो? इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डेथ्स। तो इससे क्या होगा? इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डेथ्स। दोनों चीजों से इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ होगा। और फिर जब डेथ होगी तो बोलो क्या होगा? दैट इज डिसीज एपिडेमिक। जब डेथ भी होगी
और उनका सही डिस्पोजल नहीं होगा तो महामारी फैल जाएगी क्या, एपिडेमिक, ये सारी चीज होगी। और फिर उससे क्या होगा, जब फिर और लोग कमजोर होंगे। उस समय चाइना में आपको मालूम है एक फ्लेग की बीमारी फैली। तो चाइना में फ्लेग की बीमारी क्यों फैली थी, मतलब चाइना एक हाइजीनिक कंट्री नहीं, बहुत गंदी तरीके से रहता, तो चूहे लोग वहाँ बहुत ज़्यादा हो गए। तो चूहे होने के लिए चूहे ऐसे थे जिनमें बीमारी थी। तो एक जहाज अनाज वहाँ से पहुँचा था यूरोप में, तो उस जहाज के सारे क्रू मेंबर मारे गए, क्योंकि वो उसमें जो जिन बोरों में अनाज था उनमें वही फ्लेग के चूहे थे। तो वो अनाज जिसने खाया मर गया, और लास्ट में जो उसका नेवी का जो चीफ था वो भी वहाँ जाके मर ही गया, मतलब जहाज में कोई नहीं था। लोगों ने फिर वो अनाज को निकाल लिया, वो खा के पूरे यूरोप में बीमारी फैल गई, फ्रांस में फैल गई। आपको मालूम है उस बीमारी के बाद वहाँ 20% के लोग बचे थे, वो फ्लेग की वो सबसे बड़ी बीमारी, यानी 80% लोग मर गए। तो उसी में इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ का ये चार्ज बना। तो दैट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस, वहाँ फूड की क्राइसिस होगी और ये सारी चीज़ें। अब आगे देखो, तो इसकी वजह से भी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। हम सारे रीजन देख रहे हैं, अकाल पड़ा हुआ था और महामारी की ओर बढ़ रहा था, तो लोगों के अंदर एक तरीके का डिसेंट था, वो सरकार के विरोध में आ गए। औरतें बेकरी में लंबी लंबी क्यू लगाए रहती थी ब्रेड के लिए, तो सरकार मैनेज नहीं कर पा रही थी, खाद्यान्न का भी अभाव था। ये देखो, तो ये बड़े क्या बड़े दिखाया गया है? नॉबिलिटीज थे सामने। ये दिखाया गया है कि एक गरीब आदमी थर्ड स्टेट का, उसको अनाज भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, फ्रूट की टोकरी भी लाया है, और लेकिन ये जो सामंत है दैट इज, इसको नॉबिलिटी, ये मुंह ऐसे करके फ्राउन बनाए बैठा हुआ है कि तुम क्या रहा है, इतना वो दे रहा है। और साथ में दिखाया गया है कि उसके बगल में ये कुत्ता है और उसके ऊपर मकड़ा बना स्पाइडर, ये एक उसका खून चूसता है, जैसे स्पाइडर लोग खून नहीं चूसते हैं, स्पाइडर देख रहे हो, तो स्पाइडर को, उसको स्पाइडर की तरह दिखाया गया है कि ये इतना होने के बाद भी ये ऐसे जैसे हड्डी चूसता नहीं है कुत्ता, तो वैसे उसको दिखाया गया कि उसके चाहता सुमन की ये निर्दयी है। तो ऐसी स्थिति में जब सब कुछ खत्म हो गया तब भी वो टैक्स लेगा, अनाज ही नहीं हो रहा तुम टैक्स किस बात कर लोगे ना। तो अब क्या हुआ इसके बाद, थे वो टैक्स लिया करते थे, हैवी टैक्सेस, तो उसको स्पाइडर बताया गया है, और जो टैक्स दे रहा है उसको एक इंसेक्ट बताया गया है। नाउ ड्यू टू दिस देयर वाज अ रिवॉल्यूशन इन फ्रांस एजिटेटेड बाय कॉमन पीपल, ये देखो दे हैव डन एजिटेशन। तो जो फ्रांस था उसकी एलिगरी, जैसे हमारे भारत में भारत माता है, तो फ्रांस की कौन थी बताओ, एलिगरी, मतलब फ्रांस का रूपक कौन था, उन्होंने अपने कंट्री को, नेशन को किस रूप में प्रस्तुत किया, क्या मैरियानी के रूप में, तो फ्रांस ने मैरियानी के रूप में, तो ये वहाँ की थी, और जर्मन ने जर्मेनिया के रूप में प्रस्तुत किया रूपक। अगर फ्रांस में गरीबी है तो मैरियानी के आंसू गिरते दिखाए, यानी यही समझो फ्रांस है। वैसे भारत में भारत माता नहीं होती, वैसे फ्रांस की लिखा दिखाया गया मैरियानी, ठीक है। और फ्रांस का जो नेशनल सॉन्ग है वो मर्सिडीज है, जो सबसे पहले गाया था जब लोग वहाँ से प्लास्टिक की जेल पर तय करने निकले थे, तो मर्सिडीज के लोगों ने गाया था, आज भी वो वहाँ का राष्ट्रगान है, ठीक है। तो ये इसमें क्या ट्राई कलर आपको दिख रहे हैं। अब क्या आपको ये भी दिख रहा है कि इसमें दैट इज, ये रेड कैप दिखाई दे रही है, तो ये फ्रीडम का प्रतीक है। जब स्लेव्स को छोड़ा जाता तो वहाँ के लोग सोचते थे कि मोनार्की से आज़ादी मिले, तो उन्होंने कुछ किसी पेंटर ने पेंटिंग बनाई है, अगर आपके में होगा तो उस पेंटर का नाम भी इसी में पूछा जाता है। और क्या इसके हाथ में चार्टर है, देखो दैट इज क्रिश्चियन मैरियानी, तो एक कोई वहाँ की लेडी थी जो बहुत लोगों की मदद करती थी, उसी को उन्होंने फ्रांस का प्रतीक बनाया, क्रिश्चियन मैरियानी। और इसके हाथ में चार्टर है, क्या ये वही चार्टर है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन जो नेशनल असेंबली के बनाए गए नियम है, और हाथ में क्या है। और इसके अलावा जो हम लोग ओली वाले जानते हैं, जैतून की पत्तियां, इसके तलवार पर भाले में जैतून की पत्तियां हैं, कि वैसे तो हम शांति के प्रतीक हैं, लेकिन कोई अगर हमको वो करेगा, छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, बात समझ आई कि नहीं। तो इसमें ये भी दिखाया गया है। तो इसके ट्राई कलर आप देख लो, चटक लाल रंग है और इस तरीके से ब्लू कलर है, इन्हीं कलर में ये वहाँ की लेडी है, दैट इज एलिगरी। एलिगरी का मतलब रूपक। ने की उन्होंने एक सिंबल दिया जो एलिगरी ऑफ फ्रांस, अब ये देखो, सो दैट इज मैरियानी। और
ये क्या है? ये फ्रांस का चार्टर है। इसको जरा अपनी कॉपी में बुक में खोलो तो बुक में आप क्या देख रहे हो? फ्रांस के चार्टर में ये दिखाया गया है तीरों का गठन, बीच में क्या दिखाया गया है? बंडल्स ऑफ स्टिक। क्या आपने पेज में खोला चार्टर? एक और पेज पे यही है, बोला ना? तो किसी किसी ने अच्छा बनाओगे, बीच में बंडल्स ऑफ स्टिक। ये क्या है? बंडल्स ऑफ स्टिक्स। अब जरा देखो तो वो दिखाया गया है एकता में शक्ति। यहाँ पे क्या दिखाया गया है? एकता में शक्ति। और चीज देखो, इसी में हम और आगे दिखाते हैं, वो ज्यादा क्लियर होगा। So that we will see. मैरियानी वहाँ और ये की वहाँ का चार्टर। राष्ट्र की देवी थी और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक रेड कलर की। चलो नाउ इसमें एक अच्छा फिगर है, लेट अस सी दैट। ये वाला फिगर देखिए, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि बीच में एक बंडल है और उसके ऊपर ये क्या है बताओ? कैप, रेड कैप, कि हम फ्री हो गए। जिसको जब स्लेव फ्री होता था तो क्या रेड कैप पहनता था? तो अगले पेज में रेड कैप का मतलब दिया है कि हम फ्री हैं, अब हम मोनार्की को नहीं मानते। अच्छा, उसके ऊपर क्या दिखाया गया बताओ? तो ये जो बंडल है उसके ठीक ऊपर क्या दिखाया गया? स्नेक दिखाया गया। स्नेक अपनी पूंछ को मुंह में दबाए, इसका क्या मतलब है? Symbol of eternity. That is symbol of eternity। यानी अगले पेज में देखो, सांप ही अपनी जो मुंह में क्या दबाए हुए है, ये इट इज सिंबल ऑफ इटर्निटी। ये देखिए इसमें, यानी कि कहीं अंत नहीं है। इटर्निटी का मतलब समझते हो? कि जैसे हाँ, ये सांप है तो इसके मुंह में इसकी पूंछ है, तो पूंछ दबने का क्या मतलब है कि फ्रांस न कभी उदित हुआ है और न कभी अंत, तो ये शुरू से रहा, ये शाश्वत है। इट इज इटर्नल एंड नॉट एफिमरल। ये नश्वर नहीं है कि कभी हुआ है कभी नहीं रहेगा, ये शुरू से और अंत तक रहेगा। इसका मतलब है कोई चीज, जैसे गोल में कोई अंत होता है तो नो एंडिंग, ये चीज दिखाया है। और ये जो लिखित है पत्थर, इस पे जो एम्बॉस्ड है यानी मैन्युस्क्रिप्टेड है, खोद खोद के लिखा गया है, वो वहाँ का चार्टर है। और फ्रांस ने ही सबसे पहले बताया था कि सिटोयन और सिटोयेनी, जो देश के मेल है वो वहाँ के नागरिक हमें सिटोयन कहा जाए, और जो वहाँ की फीमेल होंगे सिटो, वो उसी के नाम पे हम लोग सिटीजन बोलते हैं। उसको क्या मानते हैं? क्योंकि जो एक नेशन का कॉन्सेप्ट है हमने किससे लिया? फ्रांस। फिर वहाँ से सब लोग, फिर सब लोग सोचने लगे कि ऐसा भी हो सकता है कि लोगों का शासन हो जाए, राजा हो ही ना। लोग पहले सोच ही नहीं पा रहे थे कि बिना राजा के भी राज्य होगा। हम लोग खुद चला सकते हैं, वहाँ से चला लिया है क्या? हम भी चला, हम लोगों ने भी फिर उससे मोटिवेट हो गए, तो फिर हमने भी नेशन की अवधारणा ली। अब जरा देखो यहाँ पे ये दिखाया गया है और क्या क्या सिंबल है, इससे क्या पता चलता है? देखो तुम्हारे एक तरफ बुक में एक एंजल बनी हुई है और एक तरफ मैरियानी बनी हुई है, क्रिश्चियन मैरियानी, वो वहाँ की राष्ट्र की देवी है। और एंजल किसके भेजे हुए हैं? ये जीसस क्राइस्ट है। और उसके हाथ में एक सेक्टर है, गोल्डन सेक्टर, अथॉरिटी समझ गए ना कि गोल्डन सेक्टर, रॉयल सेक्टर का मतलब है कि पावर्स राजा के हाथ में नहीं है, एंजल के हाथ। किसके हाथ में है? एंजल के हाथ में। और जरा देखो सबसे ऊपर का ट्रायंगुलर आई बनी हुई है, सबसे ऊपर देखो, यहाँ देखो इस फिगर में सबसे ऊपर ट्रायंगुलर आई है। उस आई का क्या मतलब है? नाउ वी आर, ठीक है, हमने नॉलेज आ गई है, वी आर नाउ हैविंग, समझ में आ गई। तो अब हम राजा की बात नहीं मानेंगे, अब हम ज्यादा दिन तक मोनार्की के अंदर में नहीं रहेंगे। और देखो और भी कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या? जो मैरियानी इसके हाथ पे एक broken chain है। हाँ, ये ब्रोकन चेन भी बताएं। देखो मैरियानी के हाथ में, यानी अब हमारी बेड़ियां टूट गई। देखो मैरियानी के हाथ में ना ब्रोकन चेन, तो यही सारी चीजें इसमें दिखाई गई। सर जो फ्रांस का जो मैप है उसमें वाइट बीच में आता है, सर ब्लू आता है, फिर वाइट आता है, फिर रेड ऐसा ब्लू वाइट तो वाइट करो उसको, फिर ब्लू वाइट रेड। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि वहाँ ये चार्टर बन गया। ये मुझे बताओ जो नेशनल असेंबली वो कब बनी? सर 20 जून 1789।
लुई 16 कब राजा बना? सर 5 में 70 सर 77 ठीक है। और उस वो किस डायनेस्टी का था? उसने कहाँ की राजकुमारी से शादी की? ऑस्ट्रिया। हैब्सबर्ग। ठीक है। अब देखो कि कैप और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो एक पत्थर पर लिखा गया, ऐसे सिंबल यूज किए गए। ये सारे सिंबल देख ट्राई लिया कलर ना? फ्रांस नेशन का फ्लैग बनाया गया। देयर वर ये ओपन चेन्स, ये टूटी देखो। हुई हथकड़ियां, ये गट्ठा। सारे एंड दैट इज स्नेक विद इट्स टेल इन इट्स माउथ, ऐसे सिंबल यूज किए। अच्छा, ये हम लोगों ने देखी लिया कि कैसे अब कंट्रोल यहाँ चलता पर था। नेशनल असेंबली ने ये बड़ी बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल इसका मतलब क्या है? This is class 9 CBSE History Chapter 1 French Revolution Part 2 in Tamil. French Society Youth नमस्ते बच्चों। हाउ नेशनलिज्म रोज इन यूरोप फ्रॉम डायनेस्टी फ्रॉम द मोनार्की, कैसे डिफरेंट यूरोपियन देखो, कंट्रीज में यहाँ तक हो गया। नेशनलिज्म ज्यादा स्टेबल। अब दे हैव डन एजिटेशन। नेशनल असेंबली जो मिराबियो एवेसेवी ने और मैरियानी, वहाँ एक पत्थर पर लिखा गया, ऐसे सिंबल यूज किए गए और ट्राई कलर फ्रांस नेशन का फ्लैग बनाया गया। देयर वर ये ओपन चेन्स, टूटी हुई हथकड़ियां, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना ली। यहाँ लुई 16 को अरे एंड दैट इज स्नेक विद इट्स टेल इन इट्स माउथ, ऐसे सिंबल यूज। ये देखो, इसमें आप क्या देख रहे हो बताओ? सबसे ऊपर क्या लिखा है? Judiciary. कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। दैट इज जो कानून बनाती है, जो विधान बनाती है, उसे लेजिस्लेचर कहते हैं। तो बोलो कौन, हु इज मेकिंग रूल? दैट इज लेजिस्लेचर। अच्छा, उसको अगर हमने कानून बना दिया तो उसको एग्जीक्यूट करना किसके काम है? एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। जैसे यहाँ पुलिस होती है ना, आईएएस अफसर्स होते हैं, तो वैसे ये काम मिनिस्टर्स का है। और नियम बनाएगी नेशनल असेंबली, और उसे कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव उसको सब जगह करवा देगा। और कोई अगर नियम को तोड़ेगा तो उसको पनिशमेंट कौन देगा? जुडिशियरी। तो व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ एनी डेमोक्रेसी? एग्जीक्यूटिव का क्या काम? टू इम्पोज द लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो नियम बनाती है उसको लोगों में कार्यान्वित करना। पुलिस कहती है कि देखो 8 बजे के बाद नहीं निकलना, मैं खड़ जाता हूँ, निकल के दिखाऊंगा, ये तो करती है पुलिस, जो भी रूल है। तो 3 लोग थे, समझ में आ गई बात? किंग एग्जीक्यूटिव था, वो लॉ मेकर अब नहीं रहेगा। और इस प्रकार की शासन व्यवस्था का क्या नाम था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसको क्या कहेंगे बताओ? ये जो चीज हमने देखी, तो पहले मोनार्की थी और यहाँ से किसके आगे बताओ? कॉन्स्टिट्यूशनल। ये कब आई? अभी आई नहीं है, सर अब एजुटेशन होने वाला है उसके बाद आई। क्योंकि वही तो हमारा चैप्टर है जो एजुटेशन है। बास्तील जेल पर अटैक ही तो ये चैप्टर है। अब देखो, अब यहाँ पर नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना ली। लुई 16 को अब उसके अंतर्गत काम करना पड़ा। तो लुई 16 वही यहाँ पे करता वही था चीज जो दिखाई नेशनल- गई है। ये देखो कि किस तरीके से जैतून की पत्तियां के हम शांति के प्रतीक है। ओलिव लीव्स हैं, और बीच में देखो ये गट्ठर है, एकता में शक्ति की सारे राष्ट्र के नागरिक हैं। और लिथोस में पत्थर में सब लिखा है, ये वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे देखो, असेंबली कहती थी, बट उसने दूसरे और डायनेस्टी से गठबंधन करके नेशनल असेंबली को कई बार डिसमेंटल किया, कई बार भंग किया। 18 times किया, उसने ऐसा नेशनल 17 असेंबली बार को। उसने किया। तो नेशनल असेंबली बहुत ज्यादा स्टेबल अब नहीं रह गई थी। ये सारे सिंबल्स हैं, दिखाए जा रहे हैं कि अच्छा ये देखो कि नेशनल असेंबली को उसने कब माना। देखो उसके पहले वाले जो तुम बता देते हैं, मैं निकाल दूं। है ना, 14 जुलाई 1789 को, यानी क्या हुआ बोलो कि some 7,000 men and women gathered in front of town hall and decided to form a people militia। people militia का मतलब क्या होता है? आक्रमण करने के लिए वो आगे बढ़े, साथ में जाना कि हम लोग अपनी मिलिट्री बनाएंगे और जाकर के लूट लेंगे।
मिलिशिया उसको कहते हैं, मिलिट्री से मिलिशिया बना है ना। रिवोल्ट करने वाले जरूरी नहीं कि उनके हाथ हथियार हो, लेकिन जो मिलिशिया बन गया तो वो लड़ेगा नहीं। और फिर दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग, उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंगें तोड़ दी। और फिर वो किधर चल रही है बताओ, क्या वो बास्तीन चले? अगला पैराग्राफ पढ़ो। तो वो एक फोर्ट्रेस, किला नुमा एक ऐसी जेल में पहुंच गए जो किले की तरह। तो अब हम वो देखेंगे वो कब पहुंचे। तो बास्तीन जेल पर रह गया, ये सब वही 14 जुलाई के बाद की घटना है। अब यहाँ पे अगले पेज में दिखाया गया है कि कब राजा ने मान लिया कि भाई अब हम नेशनल असेंबली मानेंगे। क्या लिखा हुआ है? तो इधर होगा, तो पेज नंबर 9 पे होगा। बास्तीन जेल पे अटैक हो गया। On 14 जुलाई the agitated crowd stormed and destroyed। 14 जुलाई को बास्तीन जेल पे अटैक हुआ। पेज नंबर 9 देखो, पेज नंबर 9 में क्या लिखा है? 14 जुलाई में यहाँ लिखा है 14 जुलाई the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille। अब यहाँ पर क्या होगा? तो जब ये हो गया, अब यहाँ से पढ़ो, faced with the power of this revolting, जो revolt subjects का मतलब प्रजाजन लोग, तो finally accorded recognition of national assembly। और फिर उसने constitutional monarchy accept कर ली कि नहीं? तो ये कब की बताओ? 4 अगस्त 1789 उसने कॉन्स्टिट्यूशनल, और उसने सारे अपने जो भी सिस्टम थे, फ्यूडल सिस्टम का क्या मतलब बताओ? क्या सामंतवादी प्रथा जिसमें सामंत लोग टैक्स नहीं देते। व्हाट इज अ फ्यूडल सिस्टम? दैट इज द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट विल नॉट गिव टैक्स, दे विल एंजॉय द टैक्स रेवेन्यू एंड ठीक है, थर्ड स्टेट टैक्स देगी। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी प्रथा। सामंतवाद यही है कि एक चीज कर दिया बाकी लोग मजे में। तो उसने क्या किया बताओ? 4 तक तो सारी टाइमलाइन लिखेंगे, एक एक करके बताओ। तो सबसे पहले गैदरिंग कब हुई? बोलो दिव्या। सर 14 जुलाई। तो 14 जुलाई बास्तीन जेल पे भी तभी अटैक हुआ था। तो 14 जुलाई 1789, तो 7000 पीपल है ना, उसी के आगे तो उसी साल की बात है। देख लो, बताओ नेशनल असेंबली की बैठक कब हुई? 5 मई को हुई 1789। इन्होंने अपना कानून बना लिया, 20 जून को बुला लिया। लेकिन क्या वो राजा माना था? तुम्हारे बनाने से थोड़ी ना मान लेगा। 20 जून को नेशनल असेंबली बनी। 5 को क्या हुआ? दैट इज द असेंबली ऑफ स्टेट जनरल। 5 मई को क्या हुआ बताओ जरा? असेंबली ऑफ स्टेट जनरल। और ये कब हुआ? इसमें क्या हुआ बोलो? ये तो हो गया, इसमें फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। और इसके अगले बाद क्या घटने होने वाली है? 14 जुलाई दैट इज अटैक ऑन। और फिर 4 अगस्त को क्या हुआ? किंग एक्सेप्टेड द नेशनल असेंबली। अच्छा, सिर्फ बास्तीन जेल पर ये अटैक नहीं हुआ, सारे हथियार लूटे गए और जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी सब पे अटैक हुआ। सर बास्तीन जेल में जो कैदी थे उन सबको भी सुना दिया था और वहाँ के कमांडर को मार दिया। हाँ, यानी कमांडर को मार दिया, सबको छुड़ा लिया और बाकी बिल्डिंग्स पे भी अटैक हुआ। तो कंट्री साइड में बास्तीन जेल थी, वो अलग थी, सिटी के बीच में नहीं थी। तो वो ईस्टर्न साइड में मार्च कर गए लोग कि अब हम बास्तीन जेल जाना छुड़ाने। पहले यहाँ बिल्डिंग तोड़ ताड़ डाली, बोले अब चलते वहाँ छोड़ देंगे, ऐसा लिखा है बिल्कुल। तो वहाँ सब तोड़ ताड़ डाला। फिर राजा ने कहा ये रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स के आगे सरेंडर कर दिया। और फिर उसने कब एक्सेप्ट की बताओ? 1789 लुई 16 एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब फिर उसने कितनी बार उसे वो किया? 16 accepted constitutional। इसकी अगली लाइन क्या है? एंड फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश हो गया, एंडेड हो गया कि नहीं? सामंतवादी प्रथा। एंड फ्यूडल टिथेस से क्या समझते हो? बोलो। टैक्स बोलो। टिथेस भी आपके बुक में लिखा हुआ है ना, टैलीज और टिथेस। टैली क्या, टिथेस क्या? डायरेक्टली पेड होगी जो टैक्सेस, वो और जो पहले
स्टेट, हम जो टैक्स देते हैं अपने अनाज पे, पीछे क्या है बोलो, सर टैक्स चर्च अलग से भी टैक्स लगाती है, वो भी आपको देना, धार्मिक का ऐसा नहीं होता। तो वो टैली है कि जो लोग नॉन क्रिश्चियन है उनके ऊपर धार्मिक का लगेगा, तो मुस्लिम को टैक्स टैली होगा। पीछे का मतलब तुमने जितना अनाज उगाया 25%, लेकिन लुई 16 ने उसको 60% करने की बात कही थी, वो हो नहीं पाया क्योंकि वो तो वोटिंग हुई नहीं, वो चीज़ हो थोड़ी ना पाई नहीं। तो टीथे और टैली समझो, तो ये चीज़ हो गई। अब आगे की बात देखिए, कैसे नेशनल असेंबली ने ये जरा देखो फ्रांस कहाँ है, यूरोप में, Now there is the France. ये इसमें कहाँ दिखाई, यूरोप में देख रहे हो आप फ्रांस, 1789 या 1719 की बात दिखाई गई। यूरोप का ये वही हिस्सा है जो मैंने इधर दिखाया था, यहाँ फ्रांस है। और ये कौन सी, ये है बोलो, क्या ये भी मोनार्की है? हैब्सबर्ग, हैब्सबर्ग कहता है ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। उसके नीचे सर्बिया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप देख लो, इसने यहाँ की राजकुमारी से शादी कर ली। ये प्रूशिया कोई जर्मनी कह रहे हैं क्या? जर्मनी का पुराना नाम क्या है? प्रूशिया। और बाकी इंग्लैंड, ऊपर है ग्रेट ब्रिटेन, जिसने वहां पर आक्रमण किया था। बोलो बात समझ आ गई? ये स्पेन है, जहाँ के लोगों को खाना बहुत पसंद है। ये शादी में 4 बार जाके खाते हैं। वहाँ प्रॉपर वोमिटिंग सिस्टम बना है, खाओ उल्टो, खाओ उल्टो। इसीलिए पूरी दुनिया के पिग्स ऑफ वर्ल्ड स्पेन को ही कहते हैं। खाते हैं, पलटते हैं, खाते हैं। खाने का इतना शौक है कि बार बार करते हैं। अब जरा देखो, ब्लू कलर में फ्रांस का मैप दिखाया गया है, उसके ठीक बगल में येलो कलर का ऑस्ट्रिया है। सो दिस इज द ये सिंहासन है जिसमें लुई 16 की शादी हुई थी, की मैरिज हुई। सो इट वाज अ वेरी विजर्ड पैलेस। अच्छा, अल्टीमेटली नेशनल असेंबली ने लुई 16 का ट्रायल किया और उसको गुलोटिन कर दिया गया। हिज हेड वाज चोक्ड, एग्जीक्यूटेड। मतलब क्या हुआ These were कि उसको बाद में, पहले क्या आया, मोनार्की आई, फिर क्या आई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसको क्या कहेंगे, संवैधानिक राजतंत्र। संविधान के हिसाब से चलेगा, राजा हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। उसको क्या कहते हैं? अच्छा, उसके बाद क्या आने वाला था? कन्वेंशन। अब हम ये देखेंगे कि इतना सब हो गया, लेकिन जो थर्ड स्टेट का थर्ड वर्ग था वो सबसे ज्यादा था जारी। 4 मिलियन लोग ही तो वोट देते थे, बाकी कहाँ देते थे? उन लोगों ने अपना जैकोबिन क्लब बना दिया, सेंट जैकोबिन। एक वहाँ के चर्च के पादरी थे, प्रीस्ट जैकोबिन। तो जैकोबिन क्लब उन्होंने बनाया, वो थर्ड स्टेट के दबे कुचले लोगों के लिए था। तो वो लोग क्या करते थे, नी ब्रीचर्स थे, ऐसे स्ट्रिप्ट टाइप अपना वो पहनते थे, जैसे इसमें दिखाया गया ना। और इन्हीं में एक मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर भी इनसे प्रभावित था, बोला हम भी क्लब में ज्वाइन करेंगे, ये क्लब तो अच्छा है। लेकिन वो धीरे धीरे उसका लीडर बन गया, जैकोबिन क्लब का वो क्या बन गया, और लीडर बन गया। और फिर उसके बाद जब वहाँ वोटिंग हुआ, हेलो हाँ बोलो अर्पिता। अभी तो 15 मिनट है, 10 मिनट में देखते हैं। यहाँ नहीं हो रही है, मैं देख रहा हूँ, उसको अभी होल्ड करो। धीमी पड़ेगी तो आगे पीछे करके आ जाना, अभी हम बताएंगे। चलो, इतनी बात समझ में आ गई बात कि नहीं? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, मोनार्की, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नाउ देयर वाज ए जैकोबिन क्लब व्हिच वाज फाउंडेड बाय, जिसको किसने किया था, सेंट जैकोबिन। सो देयर वाज, वो किसके लिए था जैकोबिन क्लब? हाँ, जो थर्ड लोग है, सबसे निचले लोग, क्लब फाउंडेड बाय सेंट जैकोबिन, संत जैकोबिन के द्वारा था। ठीक है। सो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर वाज इट्स मेंबर एंड ही वाज, उसको क्या हुआ, व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड देन द मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर वन द इलेक्शन। और फिर उसने अपने हाथ में पूरी कमान ली, और फिर उसने वो बोला, मैं
तुमको भंग करता हूँ। उसने कहा बस इसको गुलोटिन करो उठा के पहले, ये भंग उनको कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी तो आदत थी भंग करने की। उसने कहा बहुत सर बढ़िया। लुई 16 लुई 16 की आदत थी 18 टाइम्स भाई उसको डिसमेंटल कर चुका था। उसने जैसा ही भंग बोला, उसने कहा इसको ये जो ऊपर से प्लेट गिरेगी और इसका सर उछल के गिरेगा और कोई लोग कैच कर लेंगे। गुलोटिन ये चीज होगी, गुलोटिन करवा दिया और ये ट्रायल चल रहा है। इसी ट्रायल में उसको गुलोटिन करते हैं। और फिर उसने क्या किया, उस चीज को कहते हैं वो कन्वेंशन आ गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद क्या आ गया बताओ? इसको फ्रांस का फर्स्ट रिपब्लिक कहते हैं। 3 बार रिपब्लिक हुआ, फिर फेल होता था, फिर आता था, फिर लास्ट में 1870 तक आता है। अभी तो 17 है ना, 100 साल बाद आए। अब जरा देखो तो बोलो कौन इसका मेंबर था? मैक्सिमिलियन। कल भी एसएसटी चलेगी, ठीक है। रॉबेस्पियरे was its member and, ठीक है, he was elected। वो क्या होगा बताओ? तो द हेड ऑफ नेशनल असेंबली। अच्छा, क्या ये 1793 में इलेक्ट हुआ? सो ही वाज इलेक्टेड। इलेक्ट तो मेंबर होते हैं, फिर वहां के लोगों ने उसको हेड बना दिया। सब जैकोबिन वहां पहुंच गए, तो फिर जैकोबिन बने, बोले इसी को बनाओ हमारे। तो ही वाज इलेक्टेड। क्या हुआ बताओ? He was elected member of नेशनल असेंबली का मेंबर बना। और फिर क्या हुआ बताओ? ठीक है, हाँ हाँ। Sir, then he became a very cruel head and तो वो दैट इज रेन ऑफ टेरर कहलाता। सो उसने क्या किया? सो he became, वो हेड बन गया, became हेड ऑफ फ्रांस का बन गया। एंड द उसकी जो असेंबली है उसका नाम उसने बदल के अब कन्वेंशन है, क्योंकि वो पहले नेशनल असेंबली थी। तो उसने क्या कर दिया? एंड द नेम ऑफ असेंबली वाज, तो वो कन्वेंशन चला, वॉज कन्वेंशन। ही रूल्ड, उसने रूल कितने समय तक किया? रूल फ्रॉम 1793 टू 1794। इट वाज रेन का मतलब साम्राज्य होता है, रेन ऑफ टेरर। उसने कहा ही गुलोटिन्ड लुई 16 एंड मैरी एंटोइनिटी आल्सो फाउंड द सेम फेट। उसका भी यही फैसला हो, वो भी गुलोटिन हो गए। सो ही गुलोटिन्ड लुई 16 को गुलोटिन कर दिया। और फिर ऐसा करने के बाद वो रास्ते में पूछता था, हाँ भाई क्लर्जी हो, प्रीस्ट हो, करो गुलोटिन इसको। पकड़ पकड़ के जितने उसने क्लर्जी थे सबको गुलोटिन करा। फिर उसने नोबेलिटीज को पकड़ पकड़ गुलोटिन करा दिया। और फिर उसके जो अपने कन्वेंशन में उसका विरोध करते थे, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, गलत हो तो कर। अच्छा, मैं गुलोटिन करो इसको, पकड़ो। तो जॉन पॉल मारत उस समय का बहुत बड़ा फिलोसफर था, दार्शनिक था, बहुत अच्छा राइटर था। उसने कहा ये एक नहीं है डेमोक्रेसी जो तुम कर रहे हो मेरे मित्र। उसने कहा जॉन पॉल मारत को गुलोटिन करो। बुक में बना हुआ राइटर देखो, जॉन पॉल मारत, नहीं तो यहाँ देखो। तो अंत में 94 में सबने मिलकर उसको गुलोटिन कर दिया। ये डेनिस कोर्ट ओथ जिसमें मीरा भी को रबी सेबी ने हिस्सा लिया और शपथ ली। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। These are John Locke and Rousseau. These ये पढ़ो कि 2 treaties of government, जो जिन्होंने नेशन की अवधारणा प्रस्तुत की। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन? नेशन दूसरे यहाँ की ना 1 इंच जमीन लेता है, ना अपनी 1 इंच जमीन दूसरे को लेता है। जैसे भारत की इच्छा है कि क्या चीन को ले लेगा, हम न देंगे न देंगे, हम आप नहीं, ये हमारी माता है, हम क्या माता का 1 उंगली बढ़ाना चाहते हैं क्या? ना बढ़ना चाहिए, यही है बस। समझ में आ गई बात नहीं? तो ये 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट, इन पर वो आएगा। तो 2 treaties of government, बोलो ये किस राइटर ने लिखी जिसमें नेशन के अवधारणा? ये कहीं ना कहीं बुक में लिखा होगा, पढ़ो।
है कहीं लिखा? क्या लिखा? तो ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट वाज रिटन बाय जॉन लॉक। इसमें नेशन की बात कही गई है, यानी गवर्नमेंट की दो संधियां। ट्रीटीज का क्या मतलब होता है? ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब है किन्हीं संधियों की बात हो गई जिससे वो देश चौपट हो गया। तो ये जॉन लॉक ने लिखा। ठीक। और दूसरा देखो, और रॉसियो ने कौन सी बुक लिखी? द स्पिरिट, ये मॉन्टेस्क्यू ने लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये भी लिखो, ये 3 आपके एमसीक्यू हैं। स्पिरिट ऑफ द लॉज, इसको मॉन्टेस्क्यू ने। और तीसरा क्या है बताइए? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये डॉसियो ने लिखा ना? देखो ये भी है, सही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये पूरा नाम क्या है? जीन जीन, स्पेलिंग बताओ। सर JACQUES। और रॉसियो ना? यस। तो ये 3 चीजें, ये बुक लिखी गई। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो आगे। 2 फिलोसफर जिन्होंने ये नेशन दार्शनिक की अवधारणा प्रस्तुत की। नेशन के बारे में बताते थे। हर एक को आजादी मिलनी अच्छा, चाहिए। पहले नेशन नहीं था। हर एक इंसान की। पहले हम लोग कहते थे अच्छा अकबर ने जीत लिया है, जय हो अकबर की। अच्छा राणा प्रताप ने, राणा प्रताप की जय। कोई नेशन था ही नहीं जो हमें जीत ले, हम उसके अंडर में। कोई नेशन था? क्योंकि लोग अपना साम्राज्य बढ़ाते थे, घटाते थे, कोई नेशन करके था। लेकिन नेशन की बात किसने बताई? इन 3। पहले ये होता था हमारी स्वामी भक्ति, महाराणा ने हमको जीत लिया तो उनके साथ है, मुगल बादशाह अकबर ने जीत लिया तो उनके साथ, वही बात मान लेते। हमें किसी से लेना देना नहीं था, ना उन्हें देख रहे ना उन्हें देख। पहले नेशन था ही। तो नेशन का कॉन्सेप्ट किसने प्रस्तुत किया? इन्हीं 3 राइटर्स। समझ में आया? इसलिए ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखो, ये कौन है बताओ? और इसने क्या बोला होगा रॉसियो? इसको बोलो। इसने जीन पॉल मार्क ने कि मेरे भाई तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, सबको गुलोटिंग कर रहे हो। ये भी बहुत बड़ा राइटर था, जीन पॉल मार्क। तो बोलो रॉबेस्पियर ने इसको क्या किया? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये देखो होना चाहिए। जॉन मार्क, इट वाज आल्सो ए लीड रोल प्लेयर इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। वुमेन आल्सो पार्टिसिपेटेड in French Revolution. They had a meeting at various places for this. French Revolution was a power of common against nobilities, so there ये was जो right. हुआ है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन माना जाएगा, फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इसके बाद जब ये हो गया, इसके बाद क्या हुआ बोलो? वहां पर मोनार्की आ गई। Yes. और कितने साल तक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है? फिर कितने साल तक चली होगी बताओ जरा, यहाँ से यहाँ तक पढ़ो। कितने साल में? 4 साल। 4 साल में उसने तो 4 साल का चली होगी, अगस्त से सितंबर तक है। उसमें उसने बहुत बार उसको वो किया, लुई 16 ने 18 टाइम्स तो उसने उसको भंग कर दिया। तो इसके बाद कन्वेंशन आया। कन्वेंशन का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। फिर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को कब वो किया गया? गुलोटिंग। बोलो उसके बाद फिर क्या आया? डायरेक्टरी में 5 मेंबर थे। बोले 1 मेंबर होगा तो वो सब गलती करेगा, 5 लोगों को बैठा तब तो गलत नहीं कर पाएंगे ना। सो इसके बाद बोलो अल्टीमेटली इन 1794 मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वाज गुलोटिंग, उसे भी कर दिया गया। ठीक है, इसके आगे कल हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। ये हम वीडियो भेज देंगे आपको, कितना ही रखो कल भी।
कल भी एसएसटी चलेगी, कल इसको थोड़ा कंप्लीट करके ज्योग्राफी करा दें, ज्योग्राफी और सिविक्स, ठीक है।